गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। मानव पाचन तंत्र में हमने विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन किया है। आहार नाल और उससे संबंधित विभिन्न ग्रंथियाँ जो पाचन में सहायक होती हैं, उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। पाचन किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। पाचन, जैसा कि आप समझते हैं कि जो जटिल पदार्थ हैं, भोजन के जो जटिल अवयव हैं, उनको सरल अवयवों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। जितना सरल हम भोजन को करेंगे, उतना ही आसानी से वो रक्त में, हमारी आंत से रक्त में जाएगा और रक्त जो है उसे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा। तो जो विभिन्न अवयव हैं, वो अपना कार्य सभी कोशिकाओं में करेंगे, जिससे कोशिकाओं का अनुरक्षण होगा, उनमें वृद्धि और जो भी अन्य क्रियाएं होती हैं, ऊर्जा का निर्माण, ये सब कार्य उन कोशिकाओं में होंगे। उसके बाद हमने जो मानव पाचन तंत्र में उसके भागों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम पढ़ चुके हैं अभी तक मुखगुहिका, बकल कैविटी के बारे में और स्टमक के बारे में। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं, एक तो हमारा क्वेश्चन है कि लार के विभिन्न कार्य क्या हैं। सबसे पहले तो पाचन तंत्र या आहार नाल का चित्र आपको बनाना आना चाहिए, और वह चित्र आपने नामांकित बनाना है। बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। साथ में ये प्रश्न भी पूछा गया है कि जो HCl है उसके कार्य क्या है, और हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उस वो कौन सी है। तो यकृत, लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे आने वाले क्वेश्चंस को भी हम इसी तरह इस अनुभाग में धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद है आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, और जब भी आप इन वीडियोज़ को देखें तो अपने साथ कॉपी पेंसिल ज़रूर रखें, जिससे मैं जो भी इंपॉर्टेंट आपको साथ साथ बताता हूँ उसको अंडरलाइन कर लें कि ये सर ने बताया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपने उसको ज़रूर पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। तो ध्यान रखना है, पढ़ाई में विशेष ध्यान दें। कुछ बच्चे इन छुट्टियों का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं पढ़ाई के लिए, वो अपने खेलने कूदने में ज़्यादा समय लगा रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपना पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दें, खेलने कूदने में भी टाइम निकालें। बहुत पूरा दिन है आपके पास, तो उसमें आप खेल कूद भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए कम से कम 3 या 4 घंटे आप ज़रूर निकालें, जिसमें आप अच्छे से समझें चीज़ों को। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ें। और जो नहीं आता है उसके लिए हम बैठे हैं यहाँ पे, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये हमें समझ नहीं आया, हम वीडियो बना के आपको भेज देंगे। और इससे फ़ायदा आपको यह भी है कि इन वीडियोज़ को आप दोबारा रिवाइंड करके भी सुन सकते हैं। स्कूल में तो क्या है, हम आपको लेक्चर देंगे, समझाएंगे, एक बार समझा दिया, आपके माइंड से स्किप हो गया, आप अगले दिन पूछना भूल गए, तो फिर उनको दोबारा से कौन समझाएगा आपको। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन लर्निंग का ये फ़ायदा है कि हमने जो वीडियोज़ आपके लिए बनाए हैं, इनको आप रिवाइंड कर करके, पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं जितनी बार चाहें, जब तक आपको समझ ना आए। ठीक है। अगला अनुभाग इसी में स्टार्ट करते हैं, पाचन तंत्र में ही, जिसमें अब हमारा जो भोजन है, जो हमारे आमाशय में था, वहां से निकलकर हमारी छोटी आंत में पहुंच जाएगा। हमारी आहार नाल का सबसे लंबा भाग है हमारी छोटी आंत। ये आपको 7वीं क्लास में आपने पढ़ रखा है। अब इस छोटी आंत में क्या क्या क्रियाकलाप होते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इनके इसके अलावा अगर कुछ और पॉइंट्स आएंगे निकल के, तो वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो बच्चों, आज हम आगे पढ़ते हैं। कल हमने मुख गुहिका और अमाशय के बारे में पढ़ लिया था। ये हमारा यहाँ से ग्रसिका, ग्रसिका से भोजन यहाँ आता है अमाशय में। अमाशय जो है ये भोजन के आने पर फैल जाता है। सबसे पहले तो ये समझ लें आप। उसके आगे होती है क्षुद्रांत्र। ठीक है। इस क्षुद्रांत्र में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लीवर में मैंने आपको गॉल ब्लैडर बताया था, यहाँ से आने वाली एक पाइप है जो अपने स्त्रावण को यहाँ पर छोड़ेगी इंटेस्टाइन के अंदर। और ये एक पाइप है जो कि हमारे अग्न्याशय की है। पत्ती की तरह का स्ट्रक्चर होता है अग्न्याशय। ठीक है। इसमें पाइप्स हैं जो इससे स्त्रवित होने वाले रस को यहाँ छोड़ेंगी। तो ये है हमारी क्षुद्रांत्र। ठीक है। ये था हमारा अमाशय। अमाशय के बारे में हम जो एक बात बोलना भूल गए थे, इसमें जो HCl होता है, HCl के साथ इसमें श्लेष्मा का भी हमने जिक्र किया है। यहाँ पर श्लेष्मा का भी स्त्रवण होता है, और प्रोटीन को पचाने वाले पेप्सिन एंजाइम्स का भी स्त्रवण होता है। तो इन सब का स्त्रवण करती हैं जठर ग्रंथियाँ। क्या होती हैं यहाँ पे अमाशय में? होती हैं जठर ग्रंथियाँ। ठीक है। अच्छा, HCl की प्रोडक्शन होती है यहाँ पर। इसके आंतरिक अस्तर पर श्लेष्मा की परत होती है जो इस अम्ल से रक्षा करती है हमारी अमाशय की आंतरिक अस्तर की।
ठीक है। अच्छा, अब भोजन यहाँ पर पचने के बाद एंटर करेगा क्षुद्रांत्र में। अब यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ पर कुछ अवरोधिनी पेशियां होती हैं जो बंद रहती हैं जब तक यहाँ का कार्य पूरा ना हो जाए। यहाँ का कार्य जब पूरा हो जाएगा तो ये अवरोधिनी ग्रंथियां पेशियां खुल जाएंगी और भोजन यहाँ चला जाएगा। यहाँ पर मैंने एक स्पेशल नाम भी बताया था आपको, इसको हम बोलते हैं काइम। ये जो भोजन यहाँ पर मिक्स हुआ है इसको हम बोलते हैं काइम। यहाँ का जो माध्यम है ये अम्लीय है, क्योंकि अम्लीय माध्यम ही इन प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, सक्रिय बनाता है। अब चलिए आगे, भोजन चला जाएगा यहाँ क्षुद्रांत्र में। भोजन का पाचन कैसे होगा, इसमें भी कुछ स्त्रवण होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भोजन आएगा सबसे पहले तो ये क्षुद्रांत्र सबसे लंबा भाग है हमारी आहार नाल का, ये आपने याद रखना है, सबसे लंबा। ये उन शाकाहारी जंतुओं में होता है, जैसे हम लोग भी शाकाहारी होते हैं मोस्टली। ऐसा नहीं कि सभी मांस ही खाते हैं, मांस जो खाते हैं वो भी सब्जियां जरूर खाते हैं। तो हमारी क्षुद्रांत्र का भाग लंबा होता है क्योंकि हमें सेलुलोज जैसे अवयवों को पचाना होता है। और जो मांस खाते हैं, मांस का पाचन थोड़ा सरल होता है, इसलिए उन जंतुओं में क्षुद्रांत्र थोड़ी छोटी होती है। जैसे शेर है, मांसाहारी जो भी हैं, उनमें क्षुद्रांत्र छोटी होती है। अच्छा, ये बड़ी कुंडलीकृत होती है ऐसे ऐसे, तो एक जगह पे संगठित होती है छोटे से एरिया में, लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, आपको दिखाई थी कल मैंने। ये जो है, ये आपका ये भाग, इसको हम बोलते हैं, एक और ग्रंथि है हमारी अग्न्याशय। ठीक है, तो ये यहाँ से, इससे कुछ एंजाइम्स इससे स्त्रवित होते हैं। ठीक है, जिसको हम अग्न्याशयिक एंजाइम्स कहते हैं, अग्न्याशयिक रस कहा जाता है, अग्न्याशयिक रस। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा जाके, यहाँ क्षुद्रांत्र में। गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय, पित्ताशय से निकलने वाला जो रस है, पित्त रस, वो भी इसी की, अग्न्याशय की ही पाइप में खुला है, देखो। और यहाँ से ये कॉमन पाइप, आगे कॉमन पाइप है, यहाँ से आने वाला रस भी और यहाँ से आने वाला रस भी यहाँ मिल जाएगा, और उसके बाद यहाँ इंटेस्टाइन में ये खुलेगा, यहाँ क्षुद्रांत्र में खुलेगा। अब सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो काइम था ये एंटर करेगा क्षुद्रांत्र में, तो ये एसिडिक है, ये अम्लीय है। ये अम्लीय जो है, ये अम्लीय भोजन जो है, इसके ऊपर इन रस को, जो क्षुद्रांत्र से में भी ग्रंथियां होती हैं, क्षुद्रांत्र के अंदर भी ग्रंथियां हैं जो रस स्त्रवित करती हैं भोजन के पाचन के लिए। अग्न्याशय से निकलने वाला अग्न्याशयिक रस इसमें खुलेगा, तो ये भी भोजन को पचाने का कार्य करेगा। देखिए, अग्न्याशयिक रस और क्षुद्रांत्र से निकलने वाले पाचक रस, ये इन ग्रंथियों से निकलने वाले पाचक रस ये भोजन का पूर्ण पाचन करेंगे क्षुद्रांत्र में। क्षुद्रांत्र में होता है भोजन का पूर्ण पाचन। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, पूर्ण पाचन भोजन का कहाँ होता है, यहाँ क्षुद्रांत्र में। अब देखिए, सबसे पहले तो इस अम्लीय माध्यम को क्षारीय करना है। सबसे पहला काम क्या है, अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाना। क्यों बनाना है, क्योंकि क्षुद्रांत्र में जो रस हैं, पाचक रस हैं, वो अम्लीय माध्यम पर कार्य नहीं करेंगे, वो क्षारीय माध्यम पर कार्य करेंगे। तो क्षारीय माध्यम अब कैसे होगा, देखिए, गॉल ब्लैडर में मैंने आपको बताया यहाँ पर होता है पित्तरस। तो ये पित्तरस जब भोजन के साथ मिलता है तो पित्तरस का कार्य है, ये अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है, क्योंकि अम्लीय माध्यम में बाकी के एंजाइम कार्य नहीं करेंगे तो पाचन ठीक से नहीं हो पाएगा। तो पित्तरस का पहला कार्य क्या है, क्षारीय माध्यम प्रदान करना। ठीक है, ताकि जो अग्न्याशयिक रस हैं या क्षुद्रांत्र से निकलने वाले पाचक रस हैं वो भोजन का पाचन कर सकें। दूसरा, जो पित्तरस है वो वसा का इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन के बारे में आप 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है, जब भोजन यहाँ से आया, यहाँ वसा का पाचन नहीं है, यहाँ सिर्फ प्रोटीन का पाचन हो रहा है। मंड का पाचन हमारी मुखगुहिका में हो रहा था। अब यहाँ से आगे वसा का कहीं भी पाचन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। वसा का पाचन क्षुद्रांत्र में स्टार्ट होता है और क्षुद्रांत्र में ही पूर्ण हो जाता है।
तो क्षुद्रांत्र में वसा जो है ये बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में है ऐसे। तो वसा का इमल्सिफिकेशन का मतलब है इसको छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल देना। ठीक है, तो बड़ी गोलिकाओं पर जो पाचक रस हैं, अग्नाशयिक रस हैं, वो इसको पचा नहीं पाएंगे, छोटी गोलिकाओं को पचा सकते हैं, इसलिए वसा का इमल्सिफिकेशन करना जरूरी है। जो कार्य किसका है? पित्तरस का। तो पित्तरस का दूसरा कार्य है वसा का इमल्सिफिकेशन करना। तो अग्नाशयिक रस है या जो क्षुद्रांत्र की जो ग्रंथियां उससे निकलने वाले रस हैं वो वसा को पचाना प्रारंभ करते हैं, और वसा को पचाने के लिए कौन से एंजाइम हैं? लाइपेस। ठीक है, ये लाइपेस एंजाइम है, अग्नाशयिक रस में है जो प्रेजेंट। अग्नाशयिक रस में प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम भी हैं। देखिए, प्रोटीन को पचाने के लिए इसमें क्या है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन याद रखें, ये प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पेप्सिन था प्रोटीन को पचाने के लिए, अग्नाशयिक रस में ट्रिप्सिन होता है, और वसा को पचाने के लिए क्या है? लाइपेस। ठीक है, वसा को पचाने के लिए है लाइपेस, प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन। यही एंजाइम आपके क्षुद्रांत्र के पाचक रस में भी होते हैं। तो इन पाचक रस को कार्य करने के लिए कौन सा माध्यम चाहिए? क्षारीय माध्यम। और ये क्षारीय माध्यम कैसे प्रदान हो रहा है? पित्तरस से। ये पित्तरस कहाँ से आया? पित्ताशय से। पित्ताशय जो है यहाँ से, ये लीवर में बनता है पित्तरस, तो लीवर से जो निकला वो यहाँ इकट्ठा हो चुका है, यहाँ से निकला, अग्नाशय से आने वाली जो पाइप है उसमें मिलेगा और उसके साथ यहाँ पर मिल जाएगा क्षुद्रांत्र में। अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाएगा, जिससे पाचक रस अपना कार्य करेंगे और भोजन का पूर्ण पाचन कर देंगे। अब क्षुद्रांत्र में जैसे जैसे भोजन आगे बढ़ेगा, इसमें मिलने वाले विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स भोजन का पूर्ण पाचन कर देंगे। तो जब पूर्ण पाचन हो जाएगा, पूर्ण पाचन पर देखिए विभिन्न जो अवयव हैं भोजन के, एक तो हमने बोला कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है। इनका जब पूर्ण पाचन होता है तो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन होने पर ग्लूकोज बनता है। याद रहे, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो जब पूर्ण पाचन हो जाए, कहाँ होगा? क्षुद्रांत्र में। पूर्ण पाचन के पश्चात कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाएगा। ये भी याद रखें, प्रोटीन के पूर्ण पाचन के बाद प्रोटीन किस में बदल जाता है? अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन का सरलतम रूप है अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट का है ग्लूकोज। वसा जो है वो वसा अम्ल में बदल जाएगी और ग्लिसरॉल में बदल जाएगी। ये आप देख लें पूरा कैसे लिखा है, ठीक कर लेते हैं इसको। ऐसे है ग्लिसरॉल। ठीक है, हिंदी में ऐसे लिखेंगे, जैसे मर्जी लिख लो, साइंस में गलत नहीं होता है, बस ग्लिसरॉल ही लिखना है, कुछ और नहीं लिख देना आपने। तो ये विभिन्न प्रकार के सरल रूप हैं भोजन के जटिल अवयवों के। तो ये जटिल अवयव थे जो भोजन में, इनके सरल रूप ये बन गए हमारे पास। ठीक है, तो ये आपने याद रखने, ये प्रश्न पूछा जाता है। पित्तरस के कार्य क्या है ये आपसे पूछा जाता है। अग्नाशयिक रस में प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम है? वसा को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? लाइपेस भी ऐसे होता है। ठीक है, वसा को पचाने के लिए लाइपेस क्षुद्रांत्र में मिलेगा आपको, ट्रिप्सिन क्षुद्रांत्र में मिलेगा, अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशयिक रस में ये होते हैं, और कुछ ग्रंथियां क्षुद्रांत्र में भी हैं जो कि पाचक रस छोड़ती हैं, उनमें भी ये सारे एंजाइम होते हैं। एंजाइम की बात हमने की, एंजाइम को हिंदी में जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है। एंजाइम को जैव उत्प्रेरक कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो एंजाइम का कार्य है इन क्रियाओं को तीव्र करना, पाचन की क्रियाओं को तीव्र करना। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब भोजन क्षुद्रांत्र में पच जाएगा पूरा पूर्ण पाचन के बाद, ये सब सरल रूप कहाँ जाने चाहिए? रक्त में। देखिए अब जाएगा रक्त में, होगा अवशोषण। रक्त में अवशोषण होता है। तो इसके लिए
ये जो क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति है उसको देखिए। ये क्षुद्रांत्र है, मान लीजिए बड़ा करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसकी आंतरिक भित्ति जो इंटरनल सेल्स हैं वो इस तरह से उंगलियों की तरह के प्रवर्ध बनाते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहा जाता है। इससे क्या फायदा है देखिए। अब भोजन जब क्रॉस होगा इंटेस्टाइन में तो उसको सतही क्षेत्रफल ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब भोजन क्रॉस होगा तो वो उसको एरिया ज़्यादा मिल रहा है टकराने के लिए। पहले तो क्या था, अगर सिर्फ ऐसे होता तो भोजन क्रॉस हो रहा था तो सिर्फ ये सतह टकरानी थी। अब देखो कितनी सारी सतह हो गई। तो ये जो भोजन जब यहाँ से क्रॉस होगा तो जो भोजन सरल रूप में बदल गया है वो इन दीर्घरोम, पहले तो इनका नाम लिख लेते हैं, इन उंगलियों की तरह के प्रवर्ध को दीर्घरोम कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। तो दीर्घरोम के अंदर बहुत सारी रक्त वाहिकाएं होती हैं, बहुत सारी रक्त वाहिकाएं हैं इनमें, और ये सतही क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हैं। पहले क्षेत्रफल इतना था, अब देखिए कितना होगा। तो ये सतही क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं किस लिए? अवशोषण के लिए। इनमें बहुत सारी रक्त वाहिकाएं हैं। जब भोजन इन यहाँ से गुजरेगा तो ये रक्त वाहिकाओं में आसानी से अवशोषित हो जाएगा। तो जो क्षुद्रांत्र है इसकी आंतरिक भित्ति में उंगलियों की तरह के प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं, जिनमें बहुत सारी रक्त वाहिकाएं होती हैं, और ये दीर्घरोम सतही क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, जिससे जो पाचित भोजन है उसका मैक्सिमम, अधिक से अधिक या पूर्ण रूप से अवशोषण हो सके रक्त के अंदर। तो यहाँ से भोजन जो पचा हुआ है वो इन दीर्घरोम के द्वारा रक्त में अवशोषण कर लिया जाएगा पचे हुए भोजन का। तो इस प्रकार से संगठित होती है हमारी जो छोटी आंत है, क्षुद्रांत्र है, उसकी आंतरिक भित्ति। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। अवशोषण के लिए, भोजन के अवशोषण के लिए क्षुद्रांत्र की भित्ति किस प्रकार से किस प्रकार की उसकी संरचना होती है, ऐसा कुछ प्रश्न आपको पूछा जाएगा। वो आपने इस प्रकार उत्तर देना है कि क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति में ऐसे मूल्य की तरह के प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। वो अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, और उनके अंदर रक्त वाहिकाएं अत्यधिक मात्रा में होती हैं, जिससे अवशोषण आसानी से और पूर्ण रूप से रक्त के अंदर हो जाता है। यह रक्त शरीर के सभी कोशिकाओं में इन अवयवों को सरल रूप में पहुंचा देता है। सरल रूप क्या था? ये। तो ये सरल रूप में रक्त ले जाता है और शरीर की सभी कोशिकाओं में उसको पहुंचाने के बाद वहां उसका प्रयोग हो जाता है। अब पचा हुआ भोजन तो रक्त में चला गया। अब जो वेस्ट है, वो जो पचा हुआ नहीं है, वो हमारी बड़ी आंत में चला जाएगा। ठीक है, तो बड़ी आंत जो है, जिसको हम बृहदांत्र कहते हैं, तो बृहदांत्र में भी इस तरह के दीर्घरोम होते हैं, लेकिन उनमें पचा हुआ भोजन कुछ नहीं है। वो पचे हुए भोजन का अवशोषण नहीं कर पाएंगे, और ना तो उसमें होता है ज़्यादा अमाउंट में। तो बृहदांत्र में सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण होगा। ठीक है, जल का और विटामिन्स का, विटामिन मेनली विटामिन बी का। ठीक है, तो विटामिन बी यहाँ पर बृहदांत्र के अंदर बनता भी है। वहाँ पे कुछ जीवाणु होते हैं जो विटामिन बी का अवशोषण, प्रोडक्शन भी करते हैं, अवशोषण करने में भी सहायता करते हैं। तो बृहदांत्र में सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण होता है, कुछ विटामिन्स का अवशोषण होता है, विटामिन बी, जैसे यहाँ पे मैंने कहा है आपको। ठीक है, बाकी अब उसके बाद जो अपशिष्ट है वो मलाशय से होता हुआ गुदा के द्वारा शरीर से बाहर भेज दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला है दंत क्षरण। ये हमने पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको समझाया है, वहाँ से कर लेना, खुद भी पढ़ लेना, समझ आएगा। ठीक है, नहीं आएगा समझ तो दोबारा मेरे से पूछ लेना। तो इसमें ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह आंतरिक भित्ति बनी होती है क्षुद्रांत्र की अवशोषण के लिए। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों को अंडरलाइन कर लो और याद करो।